नमस्कार, स्वागत है आज का बाजार में आपका। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर। बाजार बिल्कुल फ्लैट आज कारोबार करते हुए दिखाई दिए। हमने देखा कि आज आखिरी सेशन था इस फाइनेंशियल ईयर का। वित्त वर्ष 2023 की शुरुआत हो जाएगी यहां से आगे, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में बाजार बिल्कुल फ्लैट देखने को मिले। किन शेयरों में लेकिन ज्यादा एक्शन रहा, कहां पर तेजी या कहां पर गिरावट देखने को मिली, हमारे साथ मेरी सहयोगी मानसी जुड़ रही हैं। मानसी, आज का दिन कैसा रहा बाजार के लिए? बिल्कुल, तो आज सुबह जब बाजार की शुरुआत होती हुई हमने देखी तब बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस तरह से फ्लैट कारोबार भी दिख सकता है। ऑफ कोर्स अनुमान जरूर था कि मंथली एक्सपायरी का दिन है तो वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी और वैसा देखने को भी मिला, लेकिन शुरुआत जिस तरह से देखने को मिली, एक्शन जहां बीच में हमने देखा, तब ये नहीं सोचा था कि इतनी फ्लैट लेवल्स पर काम कर सकेगी। हालांकि वित्त वर्ष 2022 का अंत और वित्त वर्ष 2023 की शुरुआत है, तो वित्त वर्ष 2022 में इंडेक्स और सेक्टर परफॉर्मेंस एक बार क्विकली मैं आपके सामने रख देती हूँ। निफ्टी ने 9.5% का रिटर्न FY22 में दिया, सेंसेक्स ने 18% के रिटर्न्स दिए हैं। इसके अलावा अगर आप मिड कैप स्पेस देखेंगे 23% का रिटर्न यहां पर देखने को मिला। और सेक्टर परफॉर्मेंस की अगर बात करें, FY22 में मेटल इंडेक्स 61% तक की आउट परफॉर्मेंस दिखा चुका है और IT इंडेक्स जो है उसमें भी करीब 40% की बढ़त देखने को मिली। अब चलिए बाजार को देख लेते हैं। आज बाजार में जब हमने देखा, निफ्टी में गेनिंग मोमेंटम JSW स्टील, M&M, IOC, ITC जैसे स्टॉक्स में देखने को मिला, जहां पर आप देख सकते करीब आधे से लेकर 2% तक की बढ़त के साथ ट्रेड्स देखने को मिले। निफ्टी में लूजिंग कैंडिडेट्स कौन से रहे? ऐसे स्टॉक्स जहां पर बिकवाली का दबाव आज के सत्र में देखने को मिला। हिंडाल्को, डिविज लैब, आइशर मोटर्स, रिलायंस जैसे काउंटर्स थे जहां पर लाल निशान के साथ करीब 1.5 से लेकर 3% तक की कमजोरी भी देखी गई। मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम, मिड कैप में कई सारे स्टॉक्स थे जो कि बाजार को तेजी प्रदान कर रहे थे और उस सूची में अदानी पावर, HL जैसे स्टॉक्स शामिल रहे। HL और डिफेंस स्पेस तो इनफैक्ट पूरे हफ्ते ही काफी तेजी के साथ ही ट्रेड कर रहा है, तो इस पर जरूर नजर रखें। ऑयल इंडिया, AU स्मॉल फाइनेंस और कॉनकॉर्ड जैसे स्टॉक्स अच्छी तेजी पर ही ट्रेड करते हुए दिखे। गेनिंग सेक्टर्स की अगर बात करें, ऑटोमोबाइल स्पेस, FMCG, मीडिया और निजी बैंक क्षेत्र में बढ़िया तेजी के बीच ट्रेड्स देखने को मिला और बिकवाली का दबाव IT, मेटल, फार्मा और सरकारी बैंक क्षेत्र की तरफ से आता हुआ दिखा। फाइनल क्लोजिंग के फिगर्स जब हमारे पास आए, बैंक निफ्टी ने बाजार को संभालने की कोशिश की। बैंक निफ्टी में जिस तरह से हम देख रहे थे, जानकारों का जब हमने मत मांगा, एक्सपर्ट पोल किया, तो उसमें एक्सपर्ट्स का मानना था कि 36,200 से 36,500 के बीच बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती हुई दिख सकती है। एक्सपायरी देखिए 36,373 के लेवल्स पर हुई, तो क्लियरली हमारे एक्सपर्ट्स का जो पोल था या इटिना स्वदेश ने जो पोल किया था वो बिल्कुल सही और सटीक साबित होता हुआ दिखा। निफ्टी पर जानकारों का मानना था, 55% एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि 17,400 से 17,500 के बीच एक्सपायरी कटती हुई दिख सकती है। एक्सपायरी आप देखिए 17,464 के लेवल्स पर ही कटती हुई दिखी। तो जो रेंज हमने इटिना स्वदेश ने अपने पोल में दिखाई थी, उस रेंज में ही एक्सपायरी जो है वो कटती हुई देखने को मिली। तो एक्सपर्ट पोल भी बिल्कुल सही और सटीक साबित होता हुआ दिखा। हालांकि मंथली एक्सपायरी में बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया, निफ्टी की तरफ से कमजोरी ही दिखी। करेक्ट, तो वो रहा पूरे बाजार का हाल। और आज का दिन तो खास तौर पर काफ़ी दायरे में ही देखने को मिला। ऑटो शेयर जो है वो लगातार फोकस में है पिछले कुछ समय से और आज का दिन इंपॉर्टेंट है, महीने का आखिरी दिन है और कल मार्च के ऑटो बिक्री के आंकड़े सामने आएंगे। क्या उम्मीद करनी चाहिए? मेरी सहयोगी सृष्टि जुड़ गई है हमारे साथ। सृष्टि, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार? किस तरह की बिक्री देखने को मिल सकती है ऑटो कंपनियों की तरफ से? तो मार्च महीने के ऑटो बिक्री के अनुमान की बात करें तो फिर से एक बार वही स्टोरी सामने आती हुई नजर आ सकती है, जहां पे पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल की सेल्स अन्य सेगमेंट्स के मुकाबले काफी अच्छी रह सकती है। सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जितनी भी चिप शॉर्टेज की खबरें आ रही हैं रशिया, यूक्रेन और बाकी अन्य चीजों के चलते, फिलहाल सेल्स पे ज्यादा असर नहीं देखने को मिला है और इसी के साथ कई सारे सेगमेंट्स है, जैसे कि CNG सेगमेंट में काफी कस्टमर का अट्रैक्शन बढ़ते हुए नजर आया है। सबसे पहले M&M की बात करें तो ऑटोमोटिव डिवीजन में 1% का जंप ऑन मंथ बेसिस एक्सपेक्ट करेंगे। वहीं मारुति सुजुकी भी महीने दर महीने अपने जो सेल्स आंकड़ा है वो बरकरार रखते हुए 1.7 लाख यूनिट गाड़ियां बेचती हुई नजर आ सकती है, पर अच्छा जंप देखने को मिल सकता है टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 9% की महीने दर महीने के उछाल की उम्मीद कर रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पे आते हैं, जबरदस्त रिएक्शन और जबरदस्त ग्रोथ, डबल डिजिट ग्रोथ के आंकड़े की महीने दर महीने हम उम्मीद कर रहे हैं, जहां पे आप देख लीजिए चाहे वो आइशर मोटर्स, VECV हो, टाटा मोटर्स हो या अशोक लेलैंड, बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है। पर साल दर साल देखें तो अभी भी ये जो सेगमेंट है रिकवरी दिखा रहा है। साल दर साल के कंपैरिजन में ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, सपाट ग्रोथ की उम्मीद है।
टू व्हीलर सेगमेंट पे आते हैं, यहाँ पे जो पेन है वो अभी भी बरकरार है। हालांकि एक्सपोर्ट्स का फायदा जो है बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स जैसी कंपनी को जरूर होते हुए नजर आएगा, बट इसी के साथ जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस है जहाँ पे कई सारे अनलिस्टेड प्लेयर्स हैं वो काफी ज्यादा अट्रैक्शन पा रहे हैं, जिसके चलते इनकी बिक्री पे असर देखने को मिल रहा है। लिस्टेड स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री की बात करें तो साल दर साल 24% की गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं, पर 4 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेचती हुई नजर आ सकती है कंपनी। 21% का ग्रोथ मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। टीवीएस मोटर्स 10% ग्रोथ की उम्मीद महीने दर महीने। वहीं आयशर मोटर्स सप्लाई चेन के कंस्ट्रेंट्स थोड़े से बरकरार रह सकते हैं, लगभग सपाट ग्रोथ साल दर साल के कंपैरिजन में अगर देखें तो। और आखिरी में ट्रैक्टर डिवीजन पे आते हैं, यहाँ पे जो पेन है वो अभी भी बरकरार है, पर डीलर्स को उम्मीद है कि रबी क्रॉप हार्वेस्ट के बाद जो है कहीं ना कहीं रिकवरी यहाँ पे जरूर देखने को मिल सके। इसके चलते एस्कॉट्स में साल दर साल करीब 50% की बिक्री में गिरावट की हम उम्मीद कर रहे हैं। वही एम&एम ट्रैक्टर डिवीजन जो है 22,000 से ज्यादा ट्रैक्टर बेचती हुई नजर आ सकती है, पर फिर भी वो 30% की साल दर साल के आंकड़े में गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है। शुक्रिया सृष्टि। तो उम्मीद करेंगे कि आंकड़े जो है वो बाजार को खुश कर पाएं, लेकिन कल जब आंकड़े आएंगे तब देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस कंपनियां करती हैं। आज एक शेयर जो लगातार फोकस में था वो था सारेगामा का। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में ये शेयर 10% चढ़ चुका है। खबर है कि कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार अलग करने वाली है। और डिटेल के साथ मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़ रहे हैं। शरद, क्या डिटेल्स हैं सारेगामा को लेकर आपके पास? सारेगामा फोकस रहने वाला, और यहाँ पे जो है कंपनी ने अनाउंस की है कि वो अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है उसे डिमर्ज करने वाले हैं। अब याद रखिए ये जो नई बिजनेस है कि उनकी नॉन कोर एसेट्स रहेंगे और कैरावन की ब्रांड है वो रहने वाली है, और ये अलग से लिस्टेड होने वाली है। अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं सारेगामा के तो आपको 2 शेयर्स मिलेंगी आपकी इस रिजल्टिंग कंपनी को लेके। अब फाइनेंशियल्स की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो रेवेन्यू के आंकड़े में बहुत अच्छी मूवमेंट देखने मिले, स्पेशली जो म्यूजिक सेगमेंट है वहाँ पे मार्जिन्स में भी 5% का तिमाही दर तिमाही पे ग्रोथ देखने मिला था तीसरे तिमाही पे। तो फाइनेंशियल्स स्ट्रांग दिख रहे हैं। अब देखते हैं कौन से अहम शेयर होल्डर्स हैं जो कंपनी में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है मालाबार इंडिया वैल्यू फंड। यहाँ पे जो है लगभग 3.7% स्टेक ये रखे हैं। इसके अलावा अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और अबैकस म्यूचुअल फंड के भी बड़े दिग्गज नाम भी हैं। लेकिन आगे जाते हुए जो आउटलुक है वो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही है कि कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी में एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिलेगी। और इसके अलावा जो है जो लॉस मेकिंग ओपन मैगजीन बिजनेस है, जो 125 करोड़ का लॉस पिछले 11 साल से आ रहा है, उसके लिए एक री रेटिंग हो सकती है इस मूव के बारे में, और वो मूवी और आपके जो म्यूज़िक बिजनेस है वहाँ पे देखने मिलेगा। और आखिर में याद रखिए कंपनी का शेयर स्प्लिट का ऑलरेडी चल रहा है, शेयर अप्रूवल चाहिए 10:1 पे, उससे रिटेल पार्टिसिपेशन में भी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। शुक्रिया शरद। जोरदार तेजी उस स्टॉक में पिछले 2 दिनों में करीब 10% ऊपर 5% के सर्किट पर जाकर बंद हुआ है सारेगामा का स्टॉक। चलिए कमोडिटी मार्केट की तरफ फोकस करते हैं, जहां पर कच्चे तेल में हमने काफी कमजोरी देखी है। आज क्या वजह है इसके पीछे? मेरे सहयोगी विश्व मोहन जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विश्व मोहन, क्या फैक्टर्स इस समय इंपैक्ट कर रहे हैं कच्चे तेल पर इस कमजोरी के पीछे? देखिए, कच्चे तेल में जो सबसे बड़ी अभी गिरावट की जो वजह बताई ये जा रही है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो यूएस के जो राष्ट्रपति है वो अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अगले 6 महीने तक कैसे अपने रिजर्व से क्रूड ऑयल को जारी किया जाए। और ये खबर आ रही है कि 180 मिलियन करीब 18 करोड़ बैरल स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से वो क्रूड जारी करने पर विचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी ये भी कोशिश है कि कैसे वहाँ पर सेल्फ प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। एक तरफ से उत्पादन और दूसरी तरफ से अपने रिजर्व को खाली करने की कोशिश की जा रही है ताकि मार्केट में रीबैलेंसिंग हो। हालांकि गोल्डमैन की एक रिपोर्ट भी इस पर आई है। उनका कहना है कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेज है वो नहीं होगा, वो जो स्ट्रक्चरल सप्लाई की दिक्कत है वो होने में अभी भी वक्त लगेगा। लेकिन एक मार्केट को एक संकेत देना चाहते हैं कि वो किस तरह से कंसर्न्ड है। दूसरी तरफ ओपेक प्लस की आज एक अहम बैठक है जहां इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि मई में भी 4 लाख बैरल उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। हालांकि बाजार को अनुमान था कि ओपेक प्लस के कुछ मेंबर ज़्यादा बढ़ोतरी कर सकते हैं, लेकिन सऊदी और यूएई ने साफ संकेत दिए हैं कि वो तेज़ी से उत्पादन बढ़ोतरी के पक्ष में नहीं है। तो ये कुछ ऐसी खबरें हैं जिनका बाजार पे काफ़ी इंपैक्ट रहेगा और बाजार एक डिसाइसिव मूव नहीं ले पा रहा है। लेकिन यूएस के फैसले की वजह से आज बाजार काफ़ी कमज़ोर है और 6% तक भाव फिलहाल नीचे दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया विश्व मोहन इस पूरे अपडेट के लिए। तो कच्चे तेल में जो गिरावट है उसके पीछे के फैक्टर्स विश्व मोहन आपको बताते हुए चलिए फोकस करेंगे और आपको सुनवाते हैं आज की बड़ी वॉइस। फर्स्ट ग्लोबल की फाउंडर और चेयरपर्सन देवीना मेहरा ने हमसे खास बातचीत में कहा कि नेचुरल रिसोर्सेज वाले देशों के बाजार का प्रदर्शन आने वाले दिनों में अच्छा रहेगा। आईटी सर्विसेज और टेक्नोलॉजी शेयरों पर उन्होंने ओवरवेट रहने की सलाह दी है।
जब जब कोई कंसर्न्स आए हैं वॉर रिलेटेड, तो वो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल उस इवेंट से हमें पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं। आज हमारे व्यूअर्स जो सुन रहे होंगे, आपको वापस उनको याद आ रही होगी ये बात, क्योंकि पॉजिटिव रिटर्न्स तो ऑलरेडी हो गए। इंडिया और बहुत सारे दूसरे मार्केट्स इंक्लूड करते हुए प्री वॉर लेवल्स पे आ गए हैं, जो आपका लेटेस्ट नोट भी है कि ग्लोबल इक्विटीज में ग्रीनर पैस्चर्स नजर आ रहे हैं। धन्यवाद। हाँ, आपकी बात ठीक थी कि मैंने यही आपको, बिकॉज हम लोगों ने ये सब डेटा पॉइंट्स निकाले थे कि पिछले 40 सालों में जो भी डिसरप्शन हुई है, चाहे वो युद्ध से रिलेटेड हो या फिर कोई टेररिस्ट अटैक जैसे 9/11 था, तो इन सब के बाद जब आप मतलब उसका असर उस समय तो आता है, पर साल 6 महीने बाद वो असर नजर नहीं आता। वो नजर खाली आता है उन्हीं बाजारों पे जो डायरेक्टली इम्पैक्ट हुए हैं। तो अब इस बार थोड़ा इम्पैक्ट दूसरी तरह से आएगा जरूर, क्योंकि ये मतलब डायरेक्ट ये युद्ध का नहीं, लेकिन ये युद्ध के कारण जो कमोडिटी इसके भाव हैं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन दोनों ही कमोडिटी मार्केट्स में बड़े प्लेयर्स हैं। आपको बहुत सारी चीजें, मतलब कच्चा तेल तो खैर है ही, और गैस, नेचुरल गैस, बट उसके अलावा भी बहुत सारे जो मेटल्स या धातु हैं, जैसे एल्यूमिनियम, निकल, इवन जो फर्टिलाइजर के लिए पोटैश यूज होता है, और उसके अलावा बहुत सारे जो कृषि उत्पाद हैं, मतलब गेहूं से लेके आप जो एडिबल ऑयल, जो खाने वाले तेल होते हैं, वो सब चीज में, तो वो इम्पैक्ट इस बार उस कारण से ज्यादा आएगा। जैसा इवन जो पुराना भी जो डेटा है उसमें 1 साल बाद इक्विटी मार्केट में उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो तेल यानी क्रूड और गोल्ड, इस पर कुछ असर तो तब भी नजर आता था। और इस बार वो जो कमोडिटी बास्केट है वो काफी बड़ी हो गई है, तो उसमें आपका जो भी उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो कुछ लंबा खींचेगा, और उसका बहुत तरह का इम्पैक्ट हो सकता है कंपनीज पे, दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पे। तो वो आपको अब थोड़ा सा अंदर घुस के समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया एक ही तरफ रहेगी। और जो आपने मेरे नोट की आर्टिकल की बात की, उसमें भी यही बात है कि जबकि ज्यादातर बाजार जो इक्विटी मार्केट्स देखे तो इस दौरान नीचे गिरे हैं, इस दौरान मीनिंग जनवरी से लेके अब तक भी, युद्ध से पहले से लेकर, लेकिन कुछ बाजार जो दुनिया में अच्छा कर रहे हैं, उनमें जो एक कॉमन थीम है, जो एक समानता है, वो ये कि ज्यादातर वो ऐसी जगह है जहां नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन ज्यादा हैं। तो जहां पर कुछ आपके पास ऐसे खनिज हैं या इस तरह की चीजें हैं, जैसे आप देखें तो साउथ अमेरिका के बाजार खास करके अच्छा किया है, ब्राजील है, चिली है, पेरू है, बिकॉज उन सब के अगर आप एक्सपोर्ट देखें तो उसमें ये सब चीजें हैं, मतलब या तो एनर्जी रिलेटेड या फिर ये कॉपर, गोल्ड, इस तरह की चीजें हैं। इवन जो अगर आप डेवलप्ड मार्केट्स देखें तो उसमें भी जो बाजारों ने अच्छा किया है वो है कनाडा, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया। उसमें भी वही पैटर्न है कि जहां आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आप कमोडिटी में बड़े प्लेयर हैं, उन सबको फायदा हुआ है। जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स वाले देश हैं उनके बाजारों ने अच्छा नहीं किया है। तो आप ये पैटर्न आपको अभी फिलहाल दुनिया में नजर आता है। क्या लग रहा है इस समय करेक्शन के बाद या इवन करेक्शन दौरान आपने कहाँ पे अपने क्लाइंट्स को पोजीशन बढ़ाने के लिए बोला अट्रैक्टिव लग रहा था जो वैल्यूएशन फ्रंट पे? अगर आप ओवरऑल थीम की बात करें तो 2 चीज है कि एक तो हमारा जो बेस केस है इस वर्ष का वो ये है कि आपका करेंसी यानी कि रुपये में डेप्रिसिएशन होगा। सो ये बात मैं अभी युद्ध के बाद से नहीं, मैं देख रही थी मेरा दिवाली टाइम का इंटरव्यू है, उसमें भी मैंने यही बात की थी कि 2022 में सबसे बड़ा खतरा आप मैक्रो देखें भारतीय निवेशकों के लिए तो वो ये है कि रुपी डेप्रिसिएशन के चांसेस हाई हैं, क्योंकि एक तो रुपया बहुत समय तक एक बैंड में रहा और वहां से डेप्रिशिएट होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा आरबीआई अभी तक भी इस तरह से
सोच रहा है या कह रहा है कि कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है, ना इन्फ्लेशन का ना ग्रोथ पे रिस्क है और इस कारण से हम ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे। तो जब दुनिया में सभी कहीं ब्याज दरें बढ़ रही हैं, यहाँ पर इन्फ्लेशन हाई है, अभी आप होलसेल प्राइस इंडेक्स देखें तो वो 13-14% की रेंज में है। तो आप उससे अगर देखें तो हम लोगों ने सोचा है कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, तो अब मैक्रो में आप सब चीज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो सकता, बिकॉज एक तरफ आरबीआई बोल रहा है कि हम लोग लिक्विडिटी बढ़ाएंगे जिससे कि ग्रोथ अच्छी रहे, और दूसरी तरफ आप रुपए को सपोर्ट करने के लिए आप रुपए हटा रहे हो मार्केट से।